मैं विभा मिश्रा कक्षा 12वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए अर्थशास्त्र विषय की जो न्यू प्रश्न बैंक है उसके 5 अंक के प्रश्न में 5 पार्ट 5 आज मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसके पहले मैंने 5 अंक के 4 पार्ट डाली हूँ जिसमें 5 अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो पार्ट 5 प्रारंभ करते हैं। यूनिट 7 में कुल 16 अंक के प्रश्न आएंगे विभिन्न प्रकार के, जिनमें से 5 अंक का एक प्रश्न आना है। तो 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को विस्तार से लिखिए। तो जब हम कार्य लिखेंगे तो पहले व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं परिभाषित भी कर सकते हैं। तो व्यावसायिक जिसे हम व्यापारिक या कॉमर्शियल बैंक भी कहते हैं, उनका आशय उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये व्यापारिक बैंक की परिभाषा है कि जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है, जो साधारण बैंकिंग कार्य करते हैं वो व्यापारिक बैंक कहलाते हैं या व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। इनके उदाहरण जैसे इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। अब हम इनके कार्य लिखेंगे तो कार्य को मैं समझाऊंगी, उसको आप समझ के स्वयं लिखने का अभ्यास आपको करना है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं, हम स्वयं नहीं लिख सकते मन से। तो समझना बहुत जरूरी है। मैं हर पॉइंट की आपको विस्तृत व्याख्या करूंगी, उस व्याख्या को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक के हम कार्य देखने जा रहे हैं। पहला कार्य है जमा या निक्षेप प्राप्त करना है। बैंक की शब्दावली है, जमा को हम निक्षेप भी कहते हैं, तो डिपॉजिट या फिर तो जमा प्राप्त करना जो है व्यापारिक बैंक का या व्यवसायिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये जो बैंक के ग्राहक होते हैं, उन ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से जमा स्वीकार करते हैं बैंक, जिन पर एक निश्चित ब्याज की दर देते हैं। तो जो विभिन्न खातों के द्वारा जमा स्वीकार करते हैं वे खाते होते हैं जैसे स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाता जो होते हैं वो निश्चित अवधि के लिए होता है, जैसे 3 माह, 6 माह, 1, 2, 5 वर्ष या 10 वर्ष। तो जितनी अधिक लंबी अवधि होती है उस पर ब्याज की दर जो होती है उतनी ही अधिक बैंक के द्वारा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जितनी अधिक अवधि होती है उस अवधि में वो ग्राहक पैसे नहीं निकाल सकते, उस पैसे का उपयोग जो है वो बैंक उससे भी ऊंची ब्याज दर पर दूसरों को उधार देने में कर सकता है। तो ये स्थायी जमा खाता के माध्यम से भी जमा स्वीकार करता है। एक खाता होता है चालू खाता। चालू खाता में ग्राहक कभी भी पैसे जमा कर सकता है कितनी बार और निकाल भी सकता है। इस पर ब्याज की रकम जो है वो बैंक के द्वारा नहीं दी जाती या फिर न्यूनतम बहुत ही कम ब्याज की दर दी जाती है। क्यों क्यों दी जाती है? क्योंकि जमा करता जब चाहे जब अपना नकद कोष निकाल सकता है। तो इस प्रकार के खाते का उपयोग जो बड़े बड़े व्यापारी या उद्योगपति करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आए दिन भुगतान करने होते हैं और बैंक जो है वो चेक का भुगतान की सुविधा भी इनको देता है ग्राहकों को। एक खाता होता है गृह बचत खाता। गृह बचत खाता जो होता है वो रोज की छोटी छोटी रकम जमा को प्रोत्साहित करने के लिए ये सुविधा दी जाती है। इसमें बैंक के द्वारा एक गुल्लक घर पर रख दी जाती है और उस गुल्लक में आए दिन जो छोटी छोटी बचत होती है उसको घर के लोग जो है वो जमा डालते हैं और निश्चित अवधि पूरी होने पर बैंक के कर्मचारी आकर वो गुल्लक ले जाते हैं और उस गुल्लक में जो भी राशि होती है वो उनके खाते में जमा कर देते हैं। इस पर भी ब्याज की दर जो होती है कम दी जाती है। एक होता है आवर्ती जमा खाता। तो जो आवर्ती जमा खाता होता है ये भी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए ये सुविधा दी जाती है। इसमें निश्चित रकम जो है प्रति माह खाते में जमा करनी होती है और निश्चित अवधि के समाप्ति के बाद ब्याज और जो भी जमा रकम होती है वो ग्राहक को लौटा दी जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से व्यावसायिक बैंक जनता की जमा को प्राप्त करता है और उनको ब्याज देता है। फिर दूसरा कार्य है ऋण या उधार देना। ये भी बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। तो बैंकों के पास जो भी निक्षेप या जो जमा आता है उस जमा में से निश्चित राशि नगद कोष के रूप में अपने पास रखता है और शेष राशि को जरूरतमंद व्यापारियों को या उद्योगपतियों को ऋण के रूप में देते हैं। तो जो ऋण देते हैं वो उधार के रूप में देते हैं। जब वो उधार देते हैं तो ऋणी की साख जो होती है उसके भी भली भांति वो छानबीन करते हैं, या जो उनकी व्यक्तिगत प्रतिभूति है जमानत जमानत के आधार पर ऋण की सुविधा दी जाती है। तो जैसे अपन ने देखा था कि जमा स्वीकार विभिन्न खातों के माध्यम से किया जाता है, इसी प्रकार जब ऋण की सुविधा दी है तो विभिन्न विभिन्न प्रकार से ऋण दिए जाते हैं। तो ये ऋण जैसे एक होता है नगद साख। नगद साख जो होता है ये बैंक के द्वारा जो भी उधार लेता है, जो ऋणी कहलाता है, जो उधार लेता है वो ऋणी कहलाता है। तो ऋणी की जो निश्चित जो भी जमानत या प्रतिभूति है उसको दृष्टिगत रखते हुए ऋणी का एक खाता खोल दिया जाता है
और एक निश्चित सीमा कर दी जाती है। उस सीमा में रकम जब चाहे जब उतनी किस्तों में वो निकाल सकता है। और जो भी ऋणी की जो रकम होती है वो एक ही समय नहीं दी जाती है, और जितनी रकम वह अपनी आवश्यकताओं से निकालेगा उस पर ही ब्याज लगाया जाता है। फिर एक प्रकार होता है बैंक अधिविकर्ष, जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो बैंक अधिविकर्ष जो होता है उसमें बैंक ये सुविधा देता है अपने ग्राहकों को कि उनके खाते में जो भी रकम होती है जो वो ऋण के रूप में लेना चाह रहा है उससे अधिक रकम निकालने की अनुमति देता है, उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। तो ये जो सुविधा दी जाती है ये प्रतिष्ठित या जो भी विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उनको ये बैंक सुविधा देते हैं। और जो भी सुविधा देते हैं इस सुविधा में यानी जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा जो दी जाती है उस पूरी राशि पर ब्याज लिया जाता है बैंक के द्वारा। और अधिविकर्ष भी जो होती है वो नगद साख के समान होता है। दोनों में अंतर केवल ये है कि अधिविकर्ष जो होता है वो आकस्मिक होता है, और क्योंकि वो आर्थिक विशेष कारणों से लिया जाता है, और नगद साख जो होती है वो एक प्रकार की ये स्थायी व्यवस्था होती है। फिर एक ऋण की सुविधा दी जाती है, एक सामान्य ऋण होते हैं। तो सामान्य ऋण जो होते हैं उनमें जनता को जो ऋण की सुविधा दी जाती है उनका पृथक से खाता खोल दिया जाता है, और उसमें ऋण की जो राशि दी जा रही है उसको जमा कर दिया जाता है। और इसमें भी ब्याज की दर जो संबंधित शर्तें होती हैं वो लागू होती हैं, और ब्याज जो होता है वो ऋण की पूरी राशि पर वसूल किया जाता है। और यदि उसे और भी ऋण की आवश्यकता होती है तो फिर दूसरा खाता खोला जाता है, पृथक से खाता खोला जाता है। फिर इसी प्रकार से एक और ऋण की राशि दी जाती है। वो किस प्रकार से सुविधा दी जाती है कि ग्राहकों के जो बिलों के बट्टे होती है उनको भुना कर दी जाती है, जो निश्चित जिनकी परिपक्वता अवधि जब पूरी होनी है उससे पूर्व ही यदि ग्राहक को पैसे की आवश्यकता हो जाए तो एक परिपक्वता की तिथि के पहले वो ग्राहकों को ये सुविधा देता है कि निश्चित जो कटौती करके शेष राशि जो है वो ग्राहकों को दे देता है, और ये सुविधा जो है वो बैंक जिससे कि वो ग्राहक अपना काम चला सके। तो ये विभिन्न प्रकार से ऋण देने का कार्य जो है व्यावसायिक बैंक करता है। तीसरा कार्य है अभिकर्ता, या जिसे हम प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। अभिकर्ता या जिसे हम एजेंट भी कहते हैं। तो अभिकर्ता संबंधी जो कार्य करता है बैंक, ये व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार से सुविधाएं देता है अपने ग्राहकों को। कुछ सुविधाएं तो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, और कुछ सुविधाओं के बदले जो है वो शुल्क बैंक के द्वारा लिया जाता है। तो ये सुविधाएं जैसे चेक बिल आदि के भुगतान करना, उनको संग्रहण करना, ग्राहकों को कहीं से चेक या बिल का भुगतान करना है या प्राप्त करना है तो वह उनके खातों से या तो भुगतान कर सकता है या प्राप्त चेक को उनके खाते में जमा कर सकता है। तो भुगतान की सुविधा भी दे सकता है और भुगतान लेने की सुविधा भी देता है। इसके लिए बैंक का ग्राहक होना आवश्यक है। फिर और भी विभिन्न प्रकार के नियमित भुगतान भी करता है, संग्रह भी करता है। यदि कहीं नियमित भुगतान करना है, मान लीजिए बीमा का प्रीमियम करना है, प्रीमियम राशि जमा करनी है, मकान का किराया देना है, तो विभिन्न प्रकार के जो नियमित यदि भुगतान करना है तो वो सुविधा भी बैंक के द्वारा दी जाती है। और भी कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है बैंक के द्वारा। यदि रकम निश्चित रकम एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है, या अंशों प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का कार्य भी करती है, ट्रस्टी या प्रबंधक के रूप में भी कार्य करती है, वित्तीय सलाहकार के रूप में भी व्यावसायिक बैंक कार्य करती है। जैसे विकसित देशों में जो बैंक होते हैं वो प्रायः अपने यहाँ एक विशेष विभाग रखते हैं। वो विभाग क्या कार्य करता है कि ग्राहकों को जो पूंजी के निवेश के संबंध में सलाह देता है, और विकासशील देशों में भी इस प्रकार की सुविधाएं जो है वो बैंक देता है। फिर अगला कार्य है साख का निर्माण करना। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो ये बैंक का एक आधुनिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि बैंक जो है व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो भी साख का सृजन करते हैं। कैसे साख का सृजन करते हैं? वह नगद कोषों के द्वारा साख का सृजन करते हैं कि ग्राहक जो होते हैं, बैंक के जो ग्राहक होते हैं वो बैंक में नगद धनराशि जमा करते हैं। ये वो दो प्रकार के उनके पास कोष होते हैं, एक होता है नगद जमा और एक होता है साख जमा। तो जो ग्राहक जमा करते हैं वो नगद जमा कहलाता है, और उसी नकद जमा को यदि बैंक दूसरों को उधार दे रहा है और उधार दी गई राशि को पुनः वो बैंक में जमा करते, क्योंकि जितनी राशि उधार देते हैं तो पूरी की पूरी तो नहीं निकाले जाते हैं ग्राहकों के द्वारा, उनको पहले बैंक में खाते में जमा कर दिया जाता है और उसके पश्चात ग्राहक निकालते। तो जो जमा होती है उसे हम व्युत्पन्न जमा भी कहते हैं। व्युत्पन्न जमा को ही हम साख जमा भी कहते हैं। तो दो प्रकार की जमा हो गई, नगद जमा जो ग्राहकों के द्वारा की जाती है और साख जमा यानी व्युत्पन्न जमा। बैंक जब स्वयं किसी के खाते में जब जमा कर देता है उसे हम व्युत्पन्न जमा कहते हैं।
तो अभी हमने देखा कि नकद कोषों के द्वारा जो होता है वो साख का सृजन किया जाता है, यानी बैंक जो निश्चित नकद कोष अपने पास रखते हैं कोषानुपात, और शेष राशि को वो उधार देते हैं। तो जितना अधिक वो उधार देंगे उतनी अधिक उनकी साख सृजन क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बैंक में निक्षेप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी साख सृजन क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके भी अपनी साख सृजन की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा वो साख सृजन किस प्रकार से और करते हैं कि यदि जमाकर्ता जो होते हैं यदि एक साथ जमा अपना धन निकालने लग जाएंगे तो साख सृजन तो असंभव होगा। तो यदि हम देखेंगे कि जो भी जमा राशि होगी और जैसे जैसे लोग अतिरिक्त जमा करेंगे निक्षेपों में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे बैंकों की साख सृजन क्षमता भी बढ़ती जाएगी। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी देख सकते हैं कि मान लीजिए बैंकों में प्रारंभ में मान लो 10,000 रुपए जमा है। अब 10,000 रुपए में से कुछ प्रतिशत बैंक जमा अपने पास रखेगा नगद रूप में, शेष मुद्रा का वो व्यवसाय करेगा। तो मान लो उसने बैंक के द्वारा मान लो 20% नकद कोषानुपात रखना है, तो 10,000 का 20% होगा 2,000 अपने पास नगद रूप में रखेगा, शेष 8,000 रुपए जो है वो उधार देने के लिए स्वतंत्र है बैंक। अब बैंक जो यह राशि जो है वो नगद में नहीं देंगे, वो उनको खाते में जमा कर देंगे। अब उस 8,000 से पुनः 20% अपने पास रखेंगे और शेष राशि जो है वो बैंक को ग्राहकों को उधार देंगे। अब 8,000 का 20% हुआ 1,600 अपने पास रखेंगे, 6,400 का व्यवसाय करेंगे, यानी व्यवसाय करना है उधार देना, यानी शेष राशि का जो व्यवसाय करते हैं जो उधार देते हैं वो पुनः बैंक में साख उनकी क्या करती है, वो साख सृजन की क्षमता उसके द्वारा जो है वो बढ़ती जाती है। एक और कार्य है विविध कार्य। विविध कार्य के अंतर्गत यानी अन्य कार्य व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों के अंतर्गत जैसे लॉकर की सुविधा देता है। लॉकर की 2 चाबियां होती हैं जिसमें कि ग्राहक अपने जो जरूरी कागजात है या नगद जमा है या हीरे जवाहरात है इनको सुरक्षित रूप में रखता है और दोनों चाबी के द्वारा इसको खोला जाता है, यानी उनकी संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था भी करता है। यात्री चेक, यदि ग्राहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, विदेश भी जाना है यदि, तो वहां नगद रकम नहीं ले जानी पड़ती और उन्हें इस जोखिम से छुटकारा दिलाता है। वो उसकी सहायता से किसी भी देश में नगद राशि जो है वो उसकी सुविधा देता है, वहां उनको प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करता है, आंकड़ों का संग्रह करता है, प्रशिक्षण करता है। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं समय समय पर आंकड़ों का प्रकाशन भी करते हैं जिससे जनता या जो संबंधित व्यक्ति होती है उनको विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाएं मिलती रहती हैं और इनमें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करता है। आर्थिक और वित्तीय समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त होती जाती है। दूसरा प्रश्न है प्रश्न 2, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को समझाइए। तो केंद्रीय बैंक साधारण बैंक से भिन्न एक ऐसी संस्था है जो देश की समूची बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करती है। भारत में केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत में जो केंद्रीय बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो जो भी हम कार्य देखेंगे वो केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही कार्य होंगे। तो पुनः मैं इन कार्यों के पॉइंट की व्याख्या करूंगी। व्याख्या आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर लेखन अभ्यास जो है वो अवश्य करना है। पहला पॉइंट है नोट निर्गमन करना। तो केंद्रीय बैंक का ये प्रमुख कार्य है, यह उसे एकाधिकार प्राप्त है, यानी केवल यही बैंक बस एक ऐसा है जो कि नोटों का निर्गमन करता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जो नोट हैं 5, 10, 20, 50, 100, 500 या 2,000 रुपए के नोट, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मुद्रित करता है। 1 रुपए का नोट जो है वो वित्त विभाग, भारत सरकार का वित्त विभाग निर्गमित करता है। तो जो भी नोटों का निर्गमन केंद्रीय बैंक करता है इसके पीछे न्यूनतम कोष पद्धति अपनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए के मूल्य के कोष रखता है और इन कोषों के आधार पर चाहे जितने नोट जारी कर सकता है। इन कोषों में कम से कम 115 करोड़ रुपए के मूल्य का सोना जरूरी है और शेष जो है वो विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखे जाते हैं। दूसरा कार्य है सरकार के बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करना। तो केंद्रीय बैंक जो है वो भारत सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का बैंकर है। सरकार जो है करों की पूरी रकम जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के पास ही जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी देती है वो सरकार को।
जो विभिन्न प्रकार के ऋण होते हैं वो ब्याज चुकाने की व्यवस्था जो है रिजर्व बैंक भी करता है। ये ऋण ब्याज के आधार पर ये ऋण देता है और भुगतान लेता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सभी क्षेत्रों में उनके विशेषज्ञ भी होते हैं और वो विशेषज्ञ समय समय पर सलाहकार के रूप में सेवाएं देते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ उसे इस काम को करने में मदद भी देते हैं, ऋण लेने में, भुगतान जमा करने में, या सरकार के अनेक आर्थिक मामलों में भी जो होता है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो सरकार का। तो भारत सरकार जो है वो विदेशों में जितना भी लेन देन करती है या ऋण देती है वो इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही करती है। तीसरा कार्य है बैंकिंग व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करना। जो केंद्रीय बैंक है ये बैंकिंग व्यवस्था का नियमन भी करता है और नियंत्रण भी करता है। बैंकों की जो विभिन्न नीतियां हैं वो देश के हित में रहें और सही दिशा में शाखा का विस्तार हो, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर नियंत्रण रखता है। इस नियंत्रण के लिए वो जैसे लाइसेंस पद्धति अपनाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइसेंस के लिए विभिन्न बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रार्थना पत्र देना होता है और उसी के आधार पर बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी आवश्यक शर्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शर्तें रखी जाती है उनको वो पूरी करता है। यदि वो शर्तों के विरुद्ध काम करता है तो आवश्यकता पड़ने पर उनके लाइसेंस जो है वो रद्द भी किए जा सकते हैं बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इस प्रकार से वह वो नियंत्रण रखता है। इसके अलावा वो तरल कोषानुपात भी रखता है, उसके लिए भी नियंत्रण रखता है। न्यूनतम जो भी तरल कोषानुपात की राशि जो है वो एक निश्चित अनुपात रखकर शेष जो है वो उनको उधार देता है या समय समय पर उसका प्रतिशत तय करता है। वर्तमान में यह लगभग 30% है। इसके पश्चात अलग और बैंकिंग व्यवस्था के लिए वह शाखाओं का विस्तार करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो की अनुमति से ही बैंक जो है वो नई शाखाओं को खोलता है। समय समय पर वह विभिन्न बैंकों का निरीक्षण भी करता है और निरीक्षण के पश्चात वो समय समय पर अपनी नीतियां भी बनाता है। इसके अलावा जो बैंकों के जो दुर्बल बैंक है, जो हानि में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, उन बैंकों का विलय भी करता है, जिसे हम एकीकरण भी कहते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन बैंकों का दूसरे बैंकों के साथ विलय करता है। इसके अलावा और नियमन नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति भी निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से ये नियमन व नियंत्रण का कार्य भी करता है। फिर अगला कार्य है बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों का बैंकर है, यानी जितने भी व्यापारिक बैंक हैं वो सारे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें वो बैंक उधार भी देता है, केंद्रीय बैंक। तो ये बैंकों का बैंकर हुआ। इसके अलावा सहकारी बैंक है, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उनको ऋण प्रदान किया जाता है। केंद्रीय बैंक की जो है वो बैंकों के बैंकर के रूप में इस प्रकार से कार्य करता है कि अंतिम ऋणदाता भी होता है, यानी व्यापारिक बैंकों को जब कहीं से ऋण नहीं मिलता तो वह केंद्रीय बैंक से ही ऋण लेते हैं। तो नगद कोषों का ये संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा वो समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करता है बैंकों का। जो विभिन्न व्यापारिक बैंक जिनके खाते केंद्रीय बैंक में होते हैं तो उन बैंकों को यदि आपसी लेन देन करना है, एक बैंक को दूसरे बैंक से यदि कोई लेन देन करना है तो बगैर नगद मुद्रा निकाले वह एक दूसरे के बैंकों में उन पैसों का हस्तांतरण जो है वो करता है। यानी केंद्रीय बैंक जो है बहुत आसानी से व्यापारी बैंकों को दावों का निपटारा एक दूसरे को डेबिट तथा क्रेडिट करके कर सकता है। अगला कार्य है विदेशी विनिमय व्यवस्था। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए विदेशी विनिमय का प्रबंधन करता है, विदेशी विनिमय कोषों का वो सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके लिए वह भारतीय रुपये की विनिमय दर भी स्थिर बनाए रखता है। इन सब कार्यों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनिमय विभाग स्थापित करता है। तीसरा, केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें 5 अंतर हैं, मैंने इस प्रकार से लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसके 2 भाग करके भी लिख सकते हैं। तो पहला अंतर है केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। केंद्रीय बैंक जो है वो स्वहित की भावना से कार्य नहीं करता, वो सामाजिक हित की भावना से कार्य करता है। उसका उद्देश्य स्वयं का लाभ कमाना नहीं होता है
जनता के हित में कार्य करता है। तो इस प्रकार से इसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। जबकि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है मुनाफा बनाना, यानी वो स्वयं के लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। दूसरा है, किसी देश का केंद्रीय बैंक अपनी सरकार के स्वामित्व में होता है। देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो सरकार के अधीनस्थ कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का मुख्य जो होता है वो गवर्नर होता है और यह सरकार के अधीनस्थ ही कार्य करता है। दूसरे इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो सरकार या निजी संस्था के स्वामित्व में हो सकता है। केंद्रीय बैंक की अपेक्षा जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो सरकार की अपेक्षा निजी संस्था के स्वामित्व में भी हो सकते हैं। तीसरा है, केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा नोट जारी करने का एकाधिकार है। केवल केंद्रीय बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो नोट जारी कर सकता है और वाणिज्यिक बैंकों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। वाणिज्यिक बैंक नोट निर्गमन नहीं करते। चौथा अंतर है, केंद्रीय बैंक आम जनता से सीधे लेन देन नहीं करता। केंद्रीय बैंक के पास ग्राहकों के खाते नहीं होते, वह सरकार के साथ कार्य करता है। इसमें ग्राहकों से सीधे संपर्क स्थापित नहीं करता। दूसरी तरफ एक वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो जनता के लिए बैंकर होता है। वाणिज्यिक बैंक सामान्य जनता के साथ सीधे लेन देन करता है। तो वाणिज्यिक बैंक में जो ग्राहक होते हैं वो अपना खाता खोलते हैं और सीधे वाणिज्यिक बैंक से संपर्क कर लेन देन के कार्य कर सकते हैं। पांचवा अंतर है, एक देश में केवल एक केंद्रीय बैंक हो सकता है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो देश में केवल एक केंद्रीय बैंक हो सकता है और आमतौर पर देश में कई वाणिज्यिक बैंक हो सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो एक से अनेक होते हैं, जैसे कि अपन ने पहले उदाहरण में भी देखा था। अगला प्रश्न है, एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुणों को लिखिए। इस प्रश्न में थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण पूछा गया है। अच्छी मुद्रा यानी यहाँ मुद्रा पदार्थ, जबकि एक प्रश्न ये भी बनता है कि एक मुद्रा के आवश्यक गुण यानी मुद्रा का महत्व। तो मैंने इसमें दोनों प्रकार से प्रश्नों को लिया हुआ है। अच्छी मुद्रा यानी मुद्रा पदार्थ के गुण और वहां मुद्रा के आवश्यक गुण यानी वहां मुद्रा का महत्व हम देखेंगे। तो यदि अच्छी मुद्रा यानी मुद्रा पदार्थ के गुण हम देखेंगे। तो एक अच्छी मुद्रा यानी जो कि मुद्रा बनाई जाती है। मुद्रा पदार्थ जैसे अपन देखते हैं कि कागज की मुद्रा भी बनती है, धातु की मुद्रा भी बनती है। तो वो मुद्रा जो है वो उसमें कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए। तो पहला है गुण सुपरिचयता। अब सुपरिचयता से आशय है कि जो मुद्रा होती है वो जिस धातु की बनी हुई होती है वह ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि उसकी पहचान जो है वो जनसाधारण आसानी से कर सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, नकली मुद्रा भी, जाली मुद्रा भी बन सकती है। तो वह उसमें अपने आप में परिचय दे सके, वो इस प्रकार से मुद्रा होनी चाहिए कि सभी उसे पहचान सके कि यह मुद्रा है। दूसरा है सामान्य स्वीकृति, यानी मुद्रा ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए कि सभी लोग उसे सहर्ष स्वीकार कर लें। यानी इस प्रकार की मुद्रा को सामान्य स्वीकृति का गुण प्राप्त होना चाहिए। सभी लोग सामान्य रूप से उसे स्वीकार कर सके लेन देन के कार्य के रूप में मुद्रा का प्रयोग जिस क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा है वहनीयता। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के लिए यह आवश्यक है कि उसमें वहनीयता, वहनीयता अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में उसे आसानी हो, तो वहनीयता का गुण होना चाहिए। चौथा है टिकाऊपन। टिकाऊपन से आशय है कि मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिससे उसका हम वर्षों तक, कई वर्षों तक प्रयोग कर सकें और यदि ऐसी कुछ स्थिति आए तो उसमें बहुत ज्यादा घिसावट ना आने पाए। तो ये होता है टिकाऊपन। अगला गुण है मूल्य स्थिरता। अब यहाँ मूल्य स्थिरता से आशय है कि जिस धातु की मुद्रा बनी हुई होती है उसके आंतरिक मूल्य में भी स्थिरता होना चाहिए। यदि बाह्य मूल्य यानी जो जितने मूल्य की मुद्रा है जो उस पर अंकित है वो बाह्य मूल्य कहलाएगा और जिस धातु की बनी हुई है वो कहलाता है आंतरिक मूल्य। तो धातु मुद्रा या जो भी मुद्रा बनाई जाती है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसमें बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य में भी स्थिरता होना चाहिए, ताकि उसका यदि मुद्रा के रूप में प्रयोग ना किया जाए तो कम से कम वो धातु का कुछ मूल्य होना चाहिए। चौथे प्रश्न को मैंने दूसरे प्रकार से भी लिया है कि एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुणों को लिखिए। इसमें मुद्रा का महत्व, अच्छी मुद्रा से आशय मुद्रा पदार्थ से भी हो सकता है और आवश्यक गुण यानी मुद्रा का महत्व। तो प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ये मुद्रा के महत्व को लेकर उन्होंने परिभाषा दी है। मुद्रा के आवश्यक गुण निम्न है। पहला है
उपभोग क्षेत्र में, तो उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व हम देखेंगे। तो आर्थिक क्रियाओं में उपभोग जो है वो सबसे प्रारंभिक क्रिया है। उपभोग अर्थात मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है उसकी जो मात्रा वह क्रय करता है वह वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, और कीमत का निर्धारण जो है वो मुद्रा के माध्यम से होता है, यानी मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति उपभोग की मात्रा जो है वो मुद्रा के माध्यम से ही तय करता है। यदि मुद्रा नहीं होगी तो वह उपभोग की मात्रा तय नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। दूसरा महत्व है, देखेंगे हम यह गुण उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन से आशय है कि जब उत्पादक कोई भी वस्तु को उत्पादन करता है विभिन्न साधनों के माध्यम से, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इन साधनों के माध्यम से, इन सभी तत्वों का सामूहिक परिणाम होता है उत्पादन। तो इन सब का जो योग होता है, जो उत्पादन कार्य कराता है, वो लागत पर निर्भर होता है, और लागत जो होती है वो मुद्रा में निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार से हम देखेंगे उत्पादन के क्षेत्र में उत्पादक कच्चे माल से लेकर निर्मित माल तक हर कदम पर वस्तु के कच्चे माल को क्रय करना, साधनों को उनका प्रतिफल देना, वस्तु की कीमत तय करना और अंत में लाभ और हानि का अनुमान लगाना, ये सब मुद्रा के माध्यम से ही वह तय करता है। बगैर मुद्रा की ये सारी क्रियाएं जो होती है वो असंभव होती हैं। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में। विनिमय से तात्पर्य क्या होता है कि जब हम वस्तुओं का या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसका अनुमान भी मूल्य में ही लगाया जाता है। मूल्य अर्थात जो निर्भर करता है मुद्रा पर, चाहे हम वस्तु को खरीदें या बेचें, यानी पूरी जो विनिमय की क्रिया है वो मुद्रा पर ही निर्भर करती है। बगैर मुद्रा की हम कोई भी विनिमय की क्रिया संपादित नहीं कर सकते। जब हम खरीदते या बेचते हैं तो जो भी हम लेन देन की क्रिया करते हैं वो बगैर मुद्रा के हम नहीं कर सकते। चौथा है वितरण के क्षेत्र में। देखेंगे वितरण के क्षेत्र में क्या महत्व है या मुद्रा का गुण है कि वितरण से आशय है कि जब उत्पादक उत्पादन की विभिन्न साधनों के माध्यम से उत्पादन की क्रिया करता है तो उन साधनों को उनका जो प्रतिफल देता है वो वितरण कहलाता है। जैसे भूमि का प्रयोग किया तो भूमिपति को लगान देगा, पूंजीपति को ब्याज देगा, श्रमिक को मजदूरी देगा, संगठक को वेतन देगा और साहसी को लाभ या हानि। तो ये जो प्रतिफल दिया जा रहा है ये सब मुद्रा में ही दिया जाता है। मुद्रा यदि नहीं होगी तो वो प्रतिफल के रूप में जो है ये उनका अनुमान नहीं लगा पाएगा और उनको प्रतिफल किस हिसाब से देना है ये भी तय नहीं कर पाएगा। यानी वितरण की क्रियाओं का आधार भी क्या है, मुद्रा है। फिर है राजस्व के क्षेत्र में। तो मुद्रा का एक बहुत अच्छा गुण है ये कि राजस्व के क्षेत्र में जो भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ ही जो आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो राज्य की आर्थिक क्रियाएं जो वो बढ़ गई हैं। क्या प्राचीन काल में जब राजाओं का राज्य चलता था तो दो ही मुख्य कार्य हुआ करते थे कि देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से रक्षा। लेकिन धीरे धीरे प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में सरकार के राजा अर्थात सरकार के कार्य जो है वो बढ़ गए। कल्याणकारी कार्य के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी बढ़ गए जिनमें की बड़ी भारी मात्रा में व्यय की आवश्यकता होती है। तो राजस्व के अंतर्गत जो भी आय और व्यय है और जो भी ऋण से संबंधित नीतियां हैं इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ऋण से संबंधित नीतियां या आय व्यय कर इन सब का निर्धारण जो है वो मुद्रा में ही किया जाता है। मुद्रा के अभाव में सार्वजनिक व्यय या आय की क्रियाएं संचालित नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मुद्रा के प्रमुख दोषों को समझाइए। तो दोष यानी उसमें जो कमियां हैं, मुद्रा का तो महत्व के साथ साथ उसमें कुछ दोष भी हैं। तो उत्तर देखेंगे इसका कि मुद्रा का इतना महत्व होते हुए उसमें कुछ दोष पाए जाते हैं जो निम्न है। तो 5 अंक के प्रश्न के लिए कम से कम 5 पॉइंट में देखना होगा। पुनः मैं इनको समझाऊंगी, आपको समझकर लिखने का अभ्यास करना है। पहला है दोष व्यापार चक्रों का जन्म। व्यापार चक्र जो होते हैं वो व्यापार चक्र के पश्चात अर्थव्यवस्था जो होती है अस्थिर हो जाती है। यानी कभी तेजी की स्थिति आती है, कभी मंदी की स्थिति आती है। जब तेजी की स्थिति आती है तो उसमें तो लोगों को बहुत रोजगार मिलता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, कीमतें बहुत अधिक होती हैं। लेकिन जब मंदी की स्थिति होती है तो उत्पादन कम होता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो ना तो तेजी की स्थिति अच्छी होती है, ना ही मंदी की स्थिति अच्छी होती है। कहीं उपभोक्ता को नुकसान होते हैं और कहीं उत्पादक को नुकसान होते हैं। तो आर्थिक अस्थिरता के कारण विभिन्न वर्गों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो मुद्रा के में ही ये मूल्यों का मूल्य तय किए जाते हैं। मुद्रा ही इसके लिए उत्तरदायी है। यदि मुद्रा रहित अर्थव्यवस्था हम देखें तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। मुद्रा के कारण ही व्यापार चक्रों का जन्म होता है। दूसरा है अति पूंजीकरण व अति उत्पादन भय। अति पूंजीकरण से आशय है कि मुद्रा के कारण अति पूंजीकरण की समस्या जन्म ले लेती है और अति उत्पादन की समस्याएं भी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मुद्रा को प्राप्त करने के लिए कभी-कभी उत्पादन जो होता है वो अधिक के बना लेता है, बहुत अधिक उत्पादन होता है लाभ कमाने के लिए, जिस इतना अधिक उत्पादन हो जाता है कि सामान्य मूल्य स्तर में कभी-कभी गिरावट आ जाती है और जिससे अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जो कि देश के विकास के लिए बहुत अधिक बाधक होती है। कुछ उद्योगों में तो आवश्यकता से अधिक पूंजी प्रवाहित होती है, जिससे कि एकाधिकार की स्थिति भी हो जाती है और विषमता की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। तीसरा है पूंजीवाद को प्रोत्साहन। पूंजीवाद को प्रोत्साहन, मुद्रा के कारण ही पूंजीवादी प्रणाली को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण भी कुछ गलत स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, जिसके कारण की साख व्यवस्था को बल मिलता है और संपन्न जो लोग होते हैं वो धन को संपन्न लोगों को धन उधार प्राप्त होता है, दूसरे लोगों को नहीं होता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो धनी लोग होते हैं वो और अधिक धनी हो जाते हैं और गरीब लोग जो होते हैं वो गरीब हो जाते हैं, जिससे कि असंतोष उत्पन्न होने लगता है। जो अमीर वर्ग होता है उसके पास बहुत अधिक पूंजी केंद्रित हो जाती है और उस पूंजी का प्रयोग वह स्वयं अपने लिए अपने अनुसार ही कर पाते हैं। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता पूंजीवादी प्रणाली में, और पूंजीवादी प्रणाली कभी कभी हिंसा की स्थिति भी निर्मित कर देती है, जिससे कि धनी और निर्धन दो वर्ग बढ़ जाते हैं। अगला बिंदु है सामाजिक मूल्यों में असंतुलन एवं शोषण। मुद्रा के कारण सामाजिक मूल्यों में कभी कभी असंतुलन की स्थिति बन जाती है। क्यों? क्योंकि अधिक मुद्रा होना कभी कभी सामान्य प्रतिष्ठा व सम्मान का सूचक माना जाता है। जिनके पास मुद्रा अधिक होगी वो ज्यादा सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। धनी व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाता है, ईमानदार माना जाता है। उनको ये समझा जाता है कि ये बहुत ही कुशल व्यक्ति है, बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, और जिसके पास मुद्रा नहीं होती वो समाज में हीन दृष्टि से देखे जाते हैं। मानवीय मूल्यों का हनन होने लगता है, जिससे कि संतुलन को बढ़ावा मिलने लगता है और कभी कभी व्यक्ति मुद्रा प्राप्त करने के लिए शोषण भी करने लगते हैं, और शोषण के पश्चात जो जिनको मुद्रा की आवश्यकता होती है वो शोषित भी होते हैं। समाज में शोषण जो है वो बहुत बुरी स्थिति, जैसे कारखानों में, खेतों में कर्मचारी जो होते हैं वो भी शोषित होते हैं और शोषण से कभी कभी आंदोलन भी पनपते हैं। पांचवा है मुद्रा एक बुरी स्वामिनी। यह एक कथन भी है कि मुद्रा एक अच्छा सेवक किंतु बुरी स्वामिनी है। यदि हम दोष देख रहे हैं तो हमें इसमें अच्छा सेवक वाला बिंदु नहीं देखना, अपने को बुरी स्वामिनी वाला बिंदु देखना है कि मुद्रा जो है वो किस प्रकार से बुरी स्वामिनी है। जब तक वह साधन के रूप में प्रयोग किए जा रही तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मुद्रा के लिए कभी कभी अनैतिक कृत्य भी होने लगते हैं। किसी भी स्थिति से मुद्रा जो है साध्य व्यक्ति जो है मुद्रा को साध्य समझने लगता है। केवल साध्य अर्थात मुद्रा प्राप्त करने के लिए भौतिक प्रगति के लिए वह नैतिक पतन भी स्वीकार कर लेता है, चाहे वो गलत क्रिया भ्रष्टाचार करे या मिलावट या रिश्वतखोरी खोरी या किसी विभिन्न प्रकार के अपराध करता है। यानी उसके लिए केवल मुद्रा ही ऐसा उद्देश्य बन जाता है कि उसके लिए वह किसी भी प्रकार से मुद्रा प्राप्त करना चाहता है, और मुद्रा की पूर्ति अत्यधिक होने पर वह मनुष्य जो है वो मनुष्य की स्वामिनी बनकर मनुष्य के विनाश का कारण बन जाती है। तो ये सब मैंने बिंदुओं को समझाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यदि आप केवल पॉइंट लिखेंगे तो उसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आपको पूरी पॉइंट की व्याख्या करना है, लेखन अभ्यास करना है। और चलिए, थैंक यू।